वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, और आज अपने नया टॉपिक बात करने वाले हैं विवर्तन की कि ये विवर्तन क्या होता है। एक्चुअल में मान लो कि सूर्य से आने वाली कोई भी प्रकाश किरण है, कुछ इस प्रकार से गति कर रही है, और जब ये प्रकाश किरण वायुमंडल में संचरित होगी तो वह वायुमंडल के बहुत सारे कणों से टकराएगी। यानी कि सपोज दैट ये पूरा का पूरा वायुमंडल हो गया, तो यह प्रकाश किरण वायुमंडल में विद्यमान बहुत सारे कण, वो कण गैस के कण भी हो सकते हैं, वो कण धूल के कण भी हो सकते हैं, या जलवाष्प के कण भी हो सकते हैं। तो वायुमंडल में जितने भी कण विस्तृत हैं, उन कणों से जब ये प्रकाश किरण टकराती है तो वह टकरा करके और इसके किनारों से होते हुए और छायाव्यापी क्षेत्र में फैल जाती है। मतलब ये हो गया कि जैसे ये एक प्रकाश किरण एक कण हो गया वायुमंडल का, ये एक प्रकाश किरण हो गई, तो यह प्रकाश किरण इसके किनारों से होते हुए और इस प्रकार से गति करेगी और इसके बैक साइड में यानी कि छायाव्यापी क्षेत्र में फैल जाएगी। कौन से क्षेत्र में? छायाव्यापी क्षेत्र में फैल जाएगी। छायाव्यापी क्षेत्र में फैलने की इस परिघटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे ध्वनि कैसे गति करती है, ध्वनि का विवर्तन होता है। ध्वनि कैसे गति करेगी? जैसे अपने कुछ भी बोलेंगे तो वह आवाज़ अपनी दीवारों से टकराएगी और दीवारों से पास से होते हुए और दूसरी साइड में चली जाएगी। ऐसा नहीं होता कि ध्वनि दीवार से टकराई और वापस मूव कर रही है, ऐसा नहीं होता है। ध्वनि दीवार से टकरा करके दीवार के किनारों से होते हुए और उस प्रकार से सामने दूसरी साइड में वो मूव कर जाती है। ठीक ऐसा ही प्रकाश क्या करता है कि किसी वायुमंडल के कण से टकराता है तो उसे किनारों से होते हुए और छायाव्यापी क्षेत्र में फैल जाता है, यानी कि इसकी परछाई है वो उत्पन्न नहीं होती है। तो छायाव्यापी क्षेत्र में फैलने की परिघटना को हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। यदि ऐसा होता कि ये प्रकाश किरण इस प्रकार से आती और हर संभव दिशा में समान रूप से फैल जाती तो ये परिघटना क्या कहलाती? ये परिघटना प्रकीर्णन कहलाती है। जैसा कि हमने लेसन नंबर 11 में पढ़ा था प्रकीर्णन के बारे में। तो जब कोई भी प्रकाश किरण किसी वायुमंडलीय कण से टकराती है तो उसके साथ में दो प्रकार का व्यवहार हो सकता है। वह प्रकाश किरण इससे टकरा करके वापस हर संभव दिशा में समान रूप से वितरित भी हो सकती है, और यह प्रकाश किरण से टकराने के पश्चात किनारों से होते हुए आगे भी गति कर सकती है, कुछ ऐसा सिस्टम। तो यदि प्रकाश किरण छायाव्यापी क्षेत्र में फैल जाती है किनारों से टकराते हुए तो ये परिघटना तो कहलाती है विवर्तन, और यदि यह टकराने के पश्चात हर संभव दिशा में समान रूप से फैल जाती है तो ये परिघटना कहलाती है प्रकीर्णन। तो कब प्रकीर्णन होगा, कब विवर्तन होगा, इनके लिए इनकी आवश्यक शर्तें होती है। जैसे कि कण की त्रिज्या a है, मैं इस a को कण का आकार नाम देने वाला हूँ कि कण का जो आकार है वो a है, जिसका मतलब आप इसकी त्रिज्या को समझोगे। आपतित होने वाली प्रकाश किरण की जो वेवलेंथ है वो बच्चों लैम्डा है। इसी प्रकार से इस तरंग की वेवलेंथ भी लैम्डा है। यदि लैम्डा का मान यानी कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का जो मान है वो कण के आकार a की तुलना में बराबर या उससे बड़ा है, लैम्डा का मान ज़्यादा है, आकार का मान कम है, तो इस केस में जो परिघटना उत्पन्न होगी वो होगा विवर्तन। और यदि लैम्डा का मान बहुत कम है a से, तो इस केस में जो परिघटना उत्पन्न होती है वो प्रकीर्णन कहलाती है। इसको आप याद कैसे रखोगे? आप सिंपल शब्दों में ऐसा याद कर लो कि कोई भी व्यक्ति है वो गति करता है यानी कि चलता है और उसके मार्ग में बहुत सारा पत्थर आ गया, बहुत बड़ा पत्थर आ गया, जैसे कोई दीवार ही समझ लो, तो वह व्यक्ति उस दीवार को तोड़ते हुए आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि ये होगा। उस केस में दीवार का जो आकार है, मतलब यहाँ पे कण का जो आकार है वो चलने वाले व्यक्ति यानी कि तरंग, तो चलने वाले व्यक्ति का जो आकार है वो दीवार के आकार से छोटा रह गया तो वह टकराएगा और वापस लौट के आ जाएगा। कुछ ऐसा सिस्टम आपको प्रकीर्णन में देखने को मिलता है कि आपतित प्रकाश की वेवलेंथ लैम्डा है, वो कण के आकार a से बहुत छोटी होती है, जिसके कारण वो वापस चली जाती है, वापस मुड़ जाती है। कहने का मतलब समान रूप से हर संभव दिशा में फैल जाती है। लेकिन उसी व्यक्ति के मार्ग में यदि छोटा सा पत्थर है तो व्यक्ति उसको उठाएगा, साइड में रख देगा और खुद इस प्रकार से थोड़ा सा मूव करता हुआ आगे निकल जाएगा। तो ये परिघटना कौन सी बन जाती है? विवर्तन। उस केस में जो व्यक्ति का आकार था वो पत्थर के आकार की तुलना में बहुत बड़ा था, तो उस केस में जब लैम्डा का मान होता है वो कण के आकार के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, तो उस केस में वह उसे किनारों से होते हुए और आगे वाले भाग में फैल जाता है। इस परिघटना को आप क्या कहते हो? विवर्तन कहते हो। विवर्तन कितने प्रकार का होता है, आइए उसकी बात कर लेते हैं।
तो अब अपनी बात करने वाले हैं विवर्तन के टाइप्स की, प्रकार की। तो विवर्तन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला होता है फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा होता है फ्रोनहोफर विवर्तन। ये 2 साइंटिस्ट के नाम है, फ्रेनेल और फ्रोनहोफर। तो यहाँ पे विवर्तन 2 प्रकार का बनेगा, एक तो बनेगा फ्रेनेल विवर्तन और एक बनेगा फ्रोनहोफर विवर्तन। एक्चुअल में ये क्या होंगे उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने डबल स्लिट में देखा था, द्विछिद्र प्रयोग में देखा था कि 2 तरंगे जब अध्यारोपित होती हैं तो पर्दे पे फ्रिंज का निर्माण करती है, ऐसा यहाँ भी होता है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है फ्रेनेल विवर्तन में कि इसके अंदर केवल एक स्लिट काम में ली जाती है। विवर्तन में हम देखेंगे तो एक स्लिट काम में ली जाएगी। और विवर्तन का मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं तो बहुत अच्छा एग्जांपल ये होगा कि अपने जो घरों में जो दीवारों में ऊपर का छोटा झरोका होता है, छोटा छोटा विंडो होता है, खिड़की होती है छोटी वाली, उसमें से आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी प्रकाश आता है वो कभी भी इस प्रकार से पैरेलल नहीं चलता, वो इस प्रकार से फैलता हुआ चलता है। यानी कि प्रकाश उस छोटे वाले द्वार में प्रवेश करेगा और उसे किनारों से होते हुए इस प्रकार से फैलेगा। ऐसा नहीं है कि वो इस प्रकार से मूव करे। ओके, तो वो जो परिघटना होती है वो एक प्रकार से विवर्तन ही होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सपोज दैट ये एक स्लिट है, एक छिद्र हो गया, तो यहाँ से जो भी प्रकाश तरंगे चलेंगी इस प्रकार से मूव करेंगी, यहाँ मिलेंगी, तो यहाँ पर्दे के ऊपर क्या होगा? एक फ्रिंज का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रिंज का निर्माण। और इधर से आती है जी प्रकाश तरंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश स्रोत होता है। ये क्या हो जाएगा? ये स्लिट होता है और ये क्या होता है? ये पर्दा होता है। अभी अपने इनकी डेफिनेशन को देख रहे हैं, बाकी इन सभी परिघटनाओं को हम अच्छे से आगे डेरिवेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। अपनी बात फिलहाल कर रहे हैं इनकी परिभाषा की। तो यहाँ पे अपने पास 3 पार्ट हैं, एक है स्रोत, एक है स्लिट और एक है पर्दा। फ्रेनेल विवर्तन में क्या होगा? जब स्लिट की दूरी स्रोत यानी कि प्रकाश स्रोत व पर्दे से सीमित होती है तो उत्पन्न होने वाले विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। यानी कि इस जो स्लिट की जो दूरी है ना वो आप स्रोत से मेजर कर सकते हो, ये दूरी कितनी है माप सकते हो। इसी प्रकार पर्दा कितनी दूरी पे रखा हुआ है उसको आप माप सकते हो। तो जब विवर्तन उत्पन्न करने वाले, विवर्तन तो इस भाग से होना है, विवर्तन उत्पन्न करने वाले इसको आप विवर्तक भी कह सकते हो। विवर्तन उत्पन्न करने वाला भाग है वो विवर्तक कहलाएगा। तो जब विवर्तन उत्पन्न करने वाले विवर्तक से प्रकाश स्रोत और पर्दे की दूरी सीमित होती है तो उत्पन्न होने वाले विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से फ्रोनहोफर विवर्तन की जब आप बात करते हो तो भाई ये जो पर्दा होता है वो स्लिट से इन्फिनिटी दूरी पे होता है और जो स्रोत होता है वो भी इन्फिनिटी दूरी पे होता है। तो फ्रोनहोफर विवर्तन क्या बन जाएगा? जब विवर्तन उत्पन्न करने वाले स्लिट से जब प्रकाश स्रोत और पर्दा अनंत दूरी पे विद्यमान होते हैं तो वह विवर्तन फ्रोनहोफर विवर्तन कहलाएगा। कहने का मतलब स्लिट से जब प्रकाश स्रोत और पर्दे की सीमित दूरी होगी, निश्चित दूरी होगी जिसको अपने माप सकते हैं, तो उस केस में जो विवर्तन होगा वो फ्रेनेल विवर्तन बनेगा। और जब स्रोत और पर्दे की जो दूरी है स्लिट से वो अनंत होती है तो वह विवर्तन है वो फ्रोनहोफर विवर्तन कहलाता है। अब इन दोनों की मुख्य विशेषता क्या होगी? अब जैसे यहाँ पे स्लिट है, इस स्लिट से सीमित दूरी पे यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, सीमित दूरी पे है, तो सीमित दूरी पे प्रकाश स्रोत या तो बिंदुवत होगा या गोलीय होगा। यदि ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत से जब भी तरंगे निकलती हैं तो तरंगागर किस प्रकार का बनता है? गोलीय बनता है। और इस प्रकार से यदि रेखीय प्रकाश स्रोत है तो तरंगागर किस प्रकार का बनता है? बेलनाकार बनता है। यानी कि यहाँ से जब भी प्रकाश किरणें निकलेंगी और इस प्रकार से स्लिट के ऊपर आपतित होंगी तो यहाँ पे जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा? वो तरंगागर गोलीय हो सकता है यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो, और वो तरंगागर बेलनाकार भी हो सकता है यदि प्रकाश स्रोत रेखीय रूप से है तो। यानी कि यहाँ पे स्लिट के ऊपर जो भी आपतित होने वाला तरंगाग्र है वो गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र होगा। यहाँ पे पर्दा है, पर्दा और स्लिट दोनों के बीच की दूरी भी एक निश्चित दूरी है। उस केस में जो तरंगे चलेंगी
वो एक निश्चित स्थान पर जाके अध्यारोपित होंगी। तो ये सीमित दूरी होने के कारण हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी स्लिट होती है, छोटा वाला भाग होता है, वो हमेशा बिंदुवत प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तो ये जो स्लिट आपको दिखाई दे रही है, जिसको मैं एस नाम दे देता हूँ, ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। इस बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण फिर से जो अपने को तरंगागर मिलता है वो तरंगागर कैसा होगा? निश्चित रूप से गोलीय तरंगागर होगा। तो ये जो तरंगागर है वो तो हो गया निर्गत या यूं कह लो विवर्तित, क्योंकि प्रकाश स्रोत का स्लिट ऐसे विवर्तन हो गया है। तो ये हो जाएगा जी आपतित तरंगागर। और यहाँ से स्लिट से निकलने के पश्चात जो तरंगागर होगा वो कौन सा होगा? विवर्तित होगा, क्योंकि प्रकाश किरण का यहाँ पे विवर्तन हो चुका है। तो फ्रेनेल विवर्तन में स्लिट से प्रकाश स्रोत और पर्दा निश्चित दूरी पे हैं, अतः फ्रेनेल विवर्तन में जो आपतित तरंगागर होता है और जो विवर्तित तरंगागर होता है, ये दोनों ही आपतित तो निश्चित रूप से गोलीय और बेलनाकार होगा, जबकि विवर्तित तरंगागर है वो निश्चित रूप से कैसा होगा? गोलीय तरंगागर होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे कि फ्रेनेल विवर्तन में जो आपतित तरंगागर होता है वो गोलीय तरंगागर या बेलनाकार तरंगागर हो सकता है, जबकि विवर्तित तरंगागर होता है वो निश्चित रूप से कैसा होता है? गोलीय तरंगागर होता है। यानी कि इसमें दो विशेषताएं अपने सामने निकल के आई है कि एक तो स्लिट से जो प्रकाश स्रोत और पर्दा है वो सीमित दूरी पे है, दूसरी बात फ्रेनेल विवर्तन में जो आपतित तरंगागर है वो गोलीय या बेलनाकार होगा, जबकि विवर्तित तरंगागर है वो कैसा होगा? निश्चित रूप से गोलीय होगा। तो फ्रोनहोफर में क्या होगा फिर? तो फ्रोनहोफर में कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा जैसे कि ये स्लिट है, यहाँ पे पर्दा है, अनंत पे है, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पर्दे को अनंत पे, प्रकाश किरणें इस प्रकार से आएंगी। फ्रोनहोफर विवर्तन में जो भी प्रकाश स्रोत होता है वो स्लिट से इन्फिनिटी दूरी पे होता है, ठीक है। और अनंत से प्रकाश किरणें आती है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे से समान दूरी पे होती है। तो जो भी क्या बोलते हैं प्रकाश स्रोत है वो कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। तो प्रकाश स्रोत से जो भी प्रकाश किरणें आ रही है वो एक दूसरे के समांतर आ रही है, और समांतर प्रकाश किरणों के कारण जो भी तरंगाग्र बनता है वो कैसा होता है? वो समांतर तरंगाग्र होता है। यहाँ पे अपने ले लिया एक पर्दा। अब पर्दा भी कितनी दूरी पे है? पर्दा भी स्लिट से अनंत दूरी पे है। तो ये प्रकाश किरणें अनंत पे जाके मिलेंगी, क्योंकि पर्दा तो अनंत पे रखा हुआ है, तो ये निश्चित रूप से अनंत दूरी पे जाके मिलनी चाहिए, तभी अनंत के ऊपर रखे पर्दे पे फ्रिंजों का निर्माण होगा। और अनंत पे जाने के लिए प्रकाश किरणों को, विवर्तित किरणों को एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक होगा, और प्रकाश किरणें फिर से एक दूसरे के समांतर चलेंगी। तो यहाँ पे एक बार फिर से जो विवर्तित तरंगाग्र बनेगा, कौन सा तरंगाग्र बनेगा? विवर्तित तरंगाग्र बनेगा। वो किस प्रकार का बनेगा? वो समांतर तरंगाग्र हो जाएगा। समांतर नहीं, समतल तरंगाग्र हो जाएगा। कैसा तरंगाग्र होगा? समतल तरंगाग्र हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। कहने का मतलब जो समांतर तरंगें आती हैं उसके द्वारा जो भी तरंगाग्र बनता है वो समतल तरंगाग्र बनता है। तो यहाँ पे आपतित तरंगाग्र है वो भी समतल तरंगाग्र है, और यहाँ पे विवर्तित तरंगाग्र है वो भी कैसा तरंगाग्र होगा? समतल तरंगाग्र होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फ्रेनेल में आपतित और विवर्तित तरंगाग्र बेलनाकार या गोलीय होते हैं, जबकि फ्रोनहोफर विवर्तन में जो भी तरंगाग्र होता है, चाहे वो आपतित हो चाहे विवर्तित हो, वो दोनों ही समतल प्रकार के होते हैं। और फ्रेनेल में जो विवर्तित होता है वो केवल और केवल कैसा होता है? गोलीय तरंगाग्र होता है। ये था इसके अंदर कुछ डेफिनेशन और उसकी कुछ विशेषताएं। अब अपने बात करेंगे एक डेरिवेशन की, फ्रोनहोफर विवर्तन की अपने बात करने वाले हैं कि एकल स्लिट विवर्तन को समझाना है फ्रोनहोफर विवर्तन की सहायता से। यानी कि ऐसा मान सकते हो आप कि एकल स्लिट की सहायता से फ्रोनहोफर विवर्तन को समझाइए या उसकी व्याख्या कीजिए। कहने का मतलब अपने पास केवल एक स्लिट होगा, उसकी सहायता से अपने को यह सिद्ध करना है कि फ्रिंजें किस प्रकार से बनेंगी, किस प्रकार से तरंगों का अध्यारोपण यानी कि व्यतीकरण होना है, और किस प्रकार से चमकीली और काली फ्रिंजों का निर्माण होता है। तो आइए बात करते हैं एकल स्लिट से फ्रोनहोफर विवर्तन की व्याख्या की। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन होगा, एकल स्लिट से फ्रोनहोफर विवर्तन की व्याख्या। इसके लिए अपने पास एक सिंगल स्लिट होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। ये अपने पास एक सिंगल स्लिट है
इसको मैं नाम देता हूँ S। फ्रोनहोफर विवर्तन की बात करेंगे तो आप प्रकाश स्रोत और पर्दे को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों ही अनंत दूरी पे है और अनंत पर हम किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, केवल कल्पना मात्र होती है। तो यहाँ पे प्रकाश स्रोत अनंत पे रखा हुआ है, तो जो प्रकाश किरणें आएंगी वो एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे से समान दूरी पे व्यवस्थित होंगी। ये जो सलिट है इसकी ये प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही है? अनंत से। जो मोटाई है सलिट की या यूं कह लो चौड़ाई है वो कितनी मान ली हमने? वो मान लीजिए हमने स्मॉल a मान ली। ओके, अब क्या होगा कि ये एक विवर्तक भाग हो गया जहाँ से विवर्तन होना है। यदि ये तरंगी बिल्कुल सीधी गति करती है तो वो इस प्रकार आएंगी। अभी इनमें कोई विवर्तन नहीं हुआ है। ओके, परंतु यदि ये इस विवर्तक द्वारक से निकलेंगी और इनका एक विवर्तन हो जाए निश्चित डायरेक्शन में, सपोज दैट कि ये ऊपर वाली तरंग है वो इस प्रकार से गति करे, तो यहाँ से विवर्तित होने वाले तरंगे जब फ्रिंज का निर्माण करेंगी तो बात हो रही है फ्रोनहोफर विवर्तन की। तो पर्दा कहाँ रखा हुआ है? अनंत पे। तो यहाँ से निकलने वाली जो भी तरंगे होंगी वो अनंत पे जाके मिलेंगी, ऐसा हमें मानना होगा, क्योंकि पर्दा हमने अनंत पे रखा है। और अनंत पे यदि प्रकाश किरणें जाकर के मिलती है तो उसके लिए आवश्यक ये होता है कि आगे संचरित होने वाले प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, क्योंकि समांतर प्रकाश किरणें ही एक दूसरे से अनंत पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये प्रकाश किरण भी इस प्रकार से चलेगी। कुल मिलाकर के ये प्रकाश किरणें इस प्रकार से मूव करने वाली हैं। तो ये तीनों प्रकाश किरणें, हालांकि हमने समझने के लिए केवल 3 प्रकाश किरणें ही ली हैं, हजारों लाखों प्रकाश किरणें इसमें चलती हैं और ये तीनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या है? समांतर है। जैसा कि हमने डबल स्लिट में देखा था कि जब भी फ्रिंज बनती है वो काली बनती है या चमकीली बनती है, 5वीं बनती है या 10वीं बनती है, वो सब कुछ डिपेंड कर रहा था पथांतर यानी कि डेल एक्स के ऊपर। कैसे कि मुख्य अक्ष यानी कि पर्दे के मध्य बिंदु से जो भी निश्चित दूरी प्राप्त हो रही थी फ्रिंज की वो कितनी थी? y बराबर डेल एक्स कैपिटल D बटे स्मॉल d, और वहाँ पे डेल एक्स के भिन्न भिन्न मान रखने पर हमें फ्रिंजों की दूरियां हैं वो प्राप्त हो रही थी। कहने का मतलब पर्दे पे जो भी फ्रिंजें बनती थी वो डेल एक्स अर्थात अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य पथांतर पे डिपेंड कर रही थी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होगा, अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य पथांतर पे ही अब भी ये फ्रिंजें हैं वो डिपेंड होने वाली हैं। तो पहली बात तो ये कि जब ये प्रकाश तरंगें अनंत पे जा रही हैं, पर्दे पे फ्रिंज बनाएंगी, तो फ्रिंज किस प्रकार की बनेंगी उसको आप महसूस कैसे करोगे? एक्चुअल में समांतर प्रकाश किरणें हैं तो इन समांतर प्रकाश किरणों के मार्ग में एक उत्तल लेंस रख दिया जाता है। उत्तल लेंस इस प्रकार से प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है और एक निश्चित पॉइंट पे मिला देता है। तो यहाँ पे जैसे ही फ्रिंज बनती है उसी फ्रिंज की कल्पना अनंत पे की जाती है कि ऐसी ही फ्रिंज अनंत पे बनेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पे जैसी फ्रिंज बनेगी वैसे की वैसी फ्रिंज है वो अनंत पे बनेगी, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे फ्रिंजों को देखने के लिए इसको उत्तल लेंस के ऊपर आपतित करवा करके इसको अभिसरित किया जाता है और फ्रिंजें बनाई जाती है। तो फ्रिंजें डिपेंड किसके ऊपर होंगी? डेल एक्स के ऊपर। तो डेल एक्स क्या होगा? पथांतर। सपोज दैट कि ये स्लिट का ऊपरी भाग हो गया और ये स्लिट का निम्नतम भाग हो गया, तो इन दोनों के मध्य पथांतर कितना होगा? आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हम एक भाग से दूसरे छोर के ऊपर एक अभिलंब खींचेंगे, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। जब प्रकाश किरण सीधी गुजर रही थी तो कुछ ऐसा सिस्टम था, लेकिन ये एक निश्चित डायरेक्शन में विवर्तित हो चुकी है। तो प्रकाश किरण यहाँ पे सीधी थी लेकिन विवर्तित इस प्रकार से हुई है बच्चों। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा इनका विवर्तन कोण थीटा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये विवर्तन कोण थीटा बन चुका है। किस किस के बीच में? एक प्रकाश तरंग तो ये और दूसरी ये, इन दोनों के बीच में यानी कि प्रकाश तरंग विवर्तित हो चुकी है निश्चित डायरेक्शन में थीटा एंगल पे। तो फिर यहाँ पे आप एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हो इस प्रकार से। ये एंगल यदि थीटा है तो बच्चों ये एंगल है वो भी थीटा बनेगा। कौन सा? ये एंगल है वो भी थीटा बनेगा। और स्लिट का मैं नाम एक बार से AB नाम दे देता हूँ
और इस पॉइंट को अपने नाम देंगे सी। तो यहाँ पे पथांतर बता सकते हो कौन सा है? यहाँ पे जो पॉइंट ए और सी आपको नज़र आ रहा है, उससे आगे जो दो तरंगों की जो डिस्टेंस है, जो पथों का अंतर है, वो तो 0 है, यानी कि दोनों का पथांतर बराबर है। लेकिन नीचे वाली तरंग को बी सी डिस्टेंस ज़्यादा मेजर करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे बी सी है वो दोनों तरंगों के मध्य पथांतर बन जाएगा। इस बी सी का ही मान आपको ज्ञात करना है। तो भाई ये एंगल थीटा हो गया। ए बी डिस्टेंस आपको पता है ए है, ए पे बनने वाला एंगल थीटा आपको पता है, और आपको बी सी ज्ञात करना है। तो थीटा के सामने वाली भुजा बी सी है वो बन जाएगा अभिलंब, और कोण के सामने वाली भुजा जो ए बी है जिसका मान ए है वो बन जाएगा कर्ण। तो आपको कर्ण दे रखा है और अभिलंब ज्ञात करना है, तो आप लाल बट्टा कक्का से अच्छे से समझ सकते हो कि अभिलंब और कर्ण के बीच में रिलेशन कौन देगा? साइन देगा। तो ए बी सी त्रिभुज में आप साइन थीटा का सूत्र लगा दोगे। तो त्रिभुज कौन सा होगा? त्रिभुज होगा ए बी सी में सूत्र किसका लगाओगे जी? साइन थीटा का। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। अभिलंब कौन सा हो गया? बी सी। कर्ण कौन हो गया? ए बी। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा? बी सी का मान हमें फाइंड आउट करना है, ए बी का मान यहाँ पे ए होगा, तो भाई बी सी बन जाएगा ए साइन थीटा, और बी सी को आप डेल एक्स कह देते हो, तो डेल एक्स बराबर क्या बन जाता है? ए साइन थीटा। और थीटा यदि अति अल्प हो, थीटा कैसा हो? थीटा बहुत कम हो, तो उस केस में ये साइन कोस वगैरह हट जाते हैं, और वैल्यू केवल कितनी बचती है? वैल्यू केवल बचती है ए थीटा। कहने का मतलब यहाँ पे जो पथांतर है बच्चों वो ए थीटा निकल के आता है, और यहाँ पे ए है वो स्लिट की मोटाई या चौड़ाई है, और थीटा यहाँ पे विवर्तित कोण है, यानी कि प्रकाश तरंग है वो थीटा कोण से विवर्तित हो चुकी है। तो ये अपने पास पथांतर का सूत्र निकल के आ चुका है, और इसी पथांतर बी सी के आधार पे अपने अलग अलग फ्रिंजों का निर्माण देखेंगे। ये फ्रिंजें किस प्रकार के बनेंगी? आज तो अपने बात की है पथांतर की, ये फ्रिंजें किस प्रकार से बनेंगी, कितनी बनेंगी, इन सब की अपने बात करने कल। आज अपने पास निकल के आ गया पथांतर। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखोगे कि पथांतर बराबर हो जाएगा ए थीटा। आज के लिए बस इतना ही। कल लौटेंगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।